वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स हमारा लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। हम बिना वजह किए हुए कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पर ब्रेक से पहले रोका था। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरा नाम गौरव है। जी। मेरा क्वेश्चन है नेचुरलाइजेशन को लेकर। हम्म। मैंने लाइफ इन यूके टेस्ट 7 फरवरी में दी थी और 28 अक्टूबर से नया रूल आ गया है इंग्लिश के लिए। ठीक। तो क्या मुझे फिर से लाइफ इन यूके देना पड़ेगा कि मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हम्म। उससे मैं इंग्लिश अपना प्रूव कर सकता हूँ? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल 28 अक्टूबर से जो रिक्वायरमेंट आई थी तो मौसम वाले कहते हैं कि आपको दो सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं। एक तो आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट देना पड़ता है जो आपका ऑलरेडी हो गया था, बिल्कुल वो सर्टिफिकेट चल जाएगा। इसके अलावा आपको B1 लेवल का एक इंग्लिश का सर्टिफिकेट मुहैया करना पड़ता है। अब उसमें दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आप B1 का कोई एग्ज़ाम देते हैं आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है जो इक्विवेलेंट है B1 के, तो वो सर्टिफिकेट्स भी आप जमा करा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी। हेलो सर। जी फरमाए। सर मेरा सवाल है सर, मैं इधर स्टूडेंट वीजे पे हूँ और रिसेंटली मेरे को अभी मेरा जो एक्सटेंशन ड्यू है स्टूडेंट वीजे की, पर किसी कारणों की वजह से मैं जो स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड नहीं करा सकता क्योंकि मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात है कि मेरे जो डेफिनेट के लिए ओनली 7 मंथ रह गए हैं। अच्छा। तो क्या इसके लिए जो FLRO की एप्लीकेशन होती है अगर वो कर दूं तो वो मैं कंसिडर होऊंगा एज ए लीगल बेसिस पे, और या फिर वो इलीगल के लिए है? क्या क्या आप रिकमेंड करेंगे सर? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको चाहिए कि आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर एक्सटेंशन करा दें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें वीज़ा आपको मिल जाएगा और 10 साल आपके स्मूथली कंप्लीट होंगे और आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट पे नहीं कराना चाहते, पैसे नहीं है या अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो बिल्कुल फिर ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर FLRO पे या FLRFP पे एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अब उस एप्लीकेशन के डिसीजन के दौरान अगर आपके 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो फौरी तौर पे हम उसमें इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा और वेरिएशन के लिए एप्लीकेशन भेजें। तो बहरहाल आपके लिए बेहतर यह है कि एप्लीकेशन जमा कराने से पहले किसी अच्छे से वकील से जाके सलाह मशवरा करें। वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और किस तरह हम उसमें एप्लीकेशन लगानी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये इन्फॉर्मेशन पूछने से आपसे कि यहाँ से जब कोर्ट से यस कर देते हैं वीज़े के लिए तो पाकिस्तान दोबारा कितना टाइम लगाते हैं वो? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल इसमें कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि इतना टाइम लग जाता है। बाज़ औक़ात 4 वीक लग जाते हैं, बाज़ औक़ात 8 वीक, बाज़ औक़ात 12 वीक। तो आपको यही चाहिए कि फ़ौरी तौर पे जब अपील अलाउ हो 28 दिन के बाद यहाँ पे जो होम ऑफिस प्रेजेंटिंग ऑफिसर है उसको एक एप्लीकेशन लिखें, उनको बताएं कि अभी कोर्ट ने अपील अलाउ कर दिया और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो अपनी इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान में जो ब्रिटिश हाई कमीशन है उसको फॉरवर्ड करें। जहाँ से जो ब्रिटिश हाई कमीशन पाकिस्तान होता है वो फिर एप्लीकेंट को कांटेक्ट करके पासपोर्ट मंगवाते हैं और फिर वो वीज़ा इशू करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी पहले कॉल ड्रॉप हो गई थी। मेरा दूसरा सवाल ये था कि मेरा बायोमेट्रिक हमने 10 फरवरी को भेजा था, तो अभी मुझे अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अपना नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट भी दिया था मैंने जब अप्लाई किया था हस्बैंड की इंडेफिनिट स्टे के लिए। तो इसके लिए अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स और नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट मंगाती हूँ तो उनकी इंडेफिनिट पे कोई मतलब इफेक्ट तो नहीं होगा? बस इसका मुझे आंसर दे दी प्लीज़। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो होम ऑफिस से अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो होम ऑफिस वाले वापस भेज देंगे। इसका आपके हस्बैंड की एप्लीकेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। मैं जो है ना बच्चा कोई नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा हूँ लास्ट 10 मंथ से। अच्छा। तो अभी उसकी डिवोर्स हुई है तो उसके पास जो है ना हंगरी का कोर्ट लेटर है। ठीक। तो अब हम जाके कोर्ट में अगर वो मुस्लिम ना हो तो हम किस तरह जाके मतलब काउंसिल में शादी कर सकते हैं कि पहले मुझे उसे मुसलमान करना पड़ेगा? ठीक। और आपका वीज़ा कौन सा है? जी वीज़ा कौन सा है आपका? भाई मुझे ये नहीं पता चल सका इधर आपका कोई वीज़ा वैलिड है, एक्सपायर हो गया। बहरहाल अगर आप शादी करना चाहते हैं तो लाजमी नहीं है कि आपकी वाइफ मुसलमान हो, तो ना ही कोई इस तरह की कानूनी रिक्वायरमेंट है। फौरी तौर पे अपने लोकल रजिस्ट्रार के पास जाएं, वहाँ पे मैरिज का नोटिस दें, उसके बाद वो
आपकी मैरिज सेरेमनी की आपको डेट दे देंगे, बिल्कुल डेट पे जाके आप अपनी आप शादी रजिस्टर करें। तो कानूनी तौर पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी वाइफ या आप अपना नाम या रिलीजन चेंज करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैं 99 में असाइलम की एप्लीकेशन दी थी। ठीक। 3 माह बाद वो रिफ्यूज हो गई थी। ठीक। फिर उन्होंने मुझे साइनिंग पे लगा दिया और फिर मैंने अपील कर दी। ठीक। जब वो साइनिंग पर था मैं, तो मुझे ये डर हुआ कि कहीं ये मुझे अरेस्ट ना कर लें। अच्छा। तो मैंने कोई तकरीबन 2 माह के बाद वो जो है ना साइनिंग छोड़ दी, और वो जो मकान वगैरह उन्होंने मुझे दिया था वो भी मैंने छोड़ के ना मैं लंदन चला गया। ठीक। फिर दोस्तों के साथ वहाँ रहा। उसके बाद मैं तकरीबन 2011 में मैंने दोबारा एक एप्लीकेशन दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ये आपकी जो केस आर्किव में भेज दिया है। ठीक। फिर मैंने एक वकील के थ्रू एप्लीकेशन भेजी कि मैं बीमार भी हूँ और इस तरह मेरे टाइज भी हैं और इस तरह मैं हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि आप इलाज का मसला अगर है तो पाकिस्तान में बहुत डॉक्टर हैं, उधर से करा लें। ठीक। दोबारा मैंने एमपी के थ्रू वो पता किया, फिर एप्लीकेशन वकील के थ्रू भिजवाई। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, आप हमें पता है कि इधर हैं, लेकिन आप पाकिस्तान जाएं तो बेहतर है, या नई एप्लीकेशन दे दें। ठीक। अभी मैंने नई एप्लीकेशन दी है 3 महीने पहले। ठीक। ठीक है जी। वो क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है नी का, वो नी रिप्लेसमेंट हुई है। ठीक। तो मैं जा नहीं सकता था, मैंने डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगा के तो वकील के थ्रू वो भिजवा दिए। अब मुझे बताएं जी कि मेरा क्या स्टेटस होगा। मेरी उम्र इस वक्त 64 ईयर है। अच्छा। जी जी। और जिस वक्त मैं आया था उस वक्त 49 ईयर थी। ठीक। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपसे गलती हुई है या फिर आप काफ़ी स्लो हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात आपके साथ हज़ारों लाखों लोग थे कि जिन्होंने 2006 से पहले असाइलम क्लेम की थी। असाइलम उनकी रिफ्यूज़ हो गई और रिफ्यूज़ के बाद वो होम ऑफिस के कांटेक्ट में नहीं रहे, आगे पीछे हो गए। तो इसी वजह से मार्च 2006 में होम ऑफिस ने एक स्कीम निकाली थी लेगेसी के नाम से, जिसमें अभी तक कोई 5.5 लाख लोगों को स्टे मिल चुका है। तो वो स्कीम इसी लोगों के लिए थी कि जो फेल्ड असाइलम सीकर से जिनका होम ऑफिस से कोई कांटेक्ट हो नहीं पाया। तो आपको चाहिए था कि 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में लेगेसी स्कीम के अंदर एप्लीकेशन जमा करानी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं की। तो जब 2011 में आपने एप्लीकेशन भेजी, वो आपने ह्यूमन राइट्स के बेसिस के ऊपर भेजी, वो तो होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ करनी थी। तो अभी आपने जो दोबारा एप्लीकेशन भेजी है वो भी होम ऑफिस वाले रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि अभी काफ़ी रूल्स वगैरह चेंज हो गए। नॉर्मल होम ऑफिस वाले कहते हैं कि अगर किसी को यहाँ पे 20 साल हुए रहते रहते तो उसको पैराग्राफ 276 AD के अंदर स्टे मिलेगा। तो बहरहाल अभी आपको मेरा ये मशवरा है कि फौरी तौर पे किसी अच्छे से वकील से जाकर मिलें, उनको अपना सारा पेपर वर्क बताएं, देखें कि आपने कभी लेगेसी में कोई एप्लीकेशन जमा कराई थी, नहीं कराई थी, कोई चांसेस हैं कि होम ऑफिस वाले आपका लेगेसी में केस कंसिडर करें, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने 2012 दिसंबर में असाइलम अप्लाई किया था, तो वो हमारा रिफ्यूज हो गया था। अच्छा। हमने अपील सेंड की थी, तो फिर उन्होंने हमें ये भेजा है कि अपील आपकी जो है, आपका वीज़ा कर्टेल उन्होंने किया, क्योंकि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे थी। ठीक। तो उन्होंने कहा आपका वीज़ा जो है वो कर्टेल नहीं हुआ, या वीज़ा कैंसिल नहीं किया उन्होंने, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आपका अपील का फ़िलहाल कोई राइट नहीं है। अच्छा। उसको भी तकरीबन 5-6 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक हमें कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो हमें लीगल एड मिली हुई है, तो हमारे सॉलिसिटर यही कहते हैं कि आप वेट करें। अच्छा। तो अब इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, मतलब मेरी कोई अपील पेंडिंग है या नहीं है? और मुझे दूसरा क्वेश्चन ये बताएं कि आप साइन पे जाती हैं कि नहीं जाती? साइन पे नहीं, कोई साइनिंग वगैरह पे हमें नहीं भेजते। ठीक। ठीक मेरे है। साथ मेरे हस्बैंड है और 4 बच्चे हैं, एक बेटी यहाँ पैदा हुई है मेरी। अच्छा। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल यूजुअली नॉर्मल अगर कोई बंदा असाइलम क्लेम करे तो होम ऑफिस वाले जो उनकी एग्जिस्टिंग लीव होती है वो कर्टेल कर देते हैं। तो आपके केस में मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों नहीं की। तो सेकंड थिंग, जब होम ऑफिस ने आपका असाइलम रिफ्यूज़ किया था, उन्होंने नोटिस ऑफ रिफ्यूज़ल इशू किया था, उसमें उन्होंने क्लियरली आपको बताया होगा कि इधर आपके पास अपील का राइट है कि नहीं, अगर है तो किस सेक्शन के अंदर है। तो बेहतर है वो रिफ्यूज़ल के अच्छे से वकील को दिखाएं, वो देख के बताएंगे कि इधर आपके पास अपील का राइट है, नहीं है, इधर आपके पास कोई वैलिड वीज़ा है, नहीं है, जो आपका असाइलम केस है उसका क्या हो रहा है, और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट अभी तक होम ऑफिस ने कर्टेल क्यों नहीं किया। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। आज़म भाई। वालेकुम सलाम। आज़म भाई, अभी मैंने कॉल की थी, वो मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था। वो मैंने बताया था आपको, मुझे 8 साल हो गया और मेरी FLRO ह्यूमन राइट्स वाली एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गया हाई कोर्ट से भी। तो कल मुझे लेटर आया, तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था कि आया मैं यहाँ से अभी स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकता हूँ? शादी से पहले मेरे पास PSW था।
अच्छा जो ठीक है, ठीक। और दूसरा क्या और सवाल है फिर? और दूसरा वो जो एप्लीकेशन दूसरी आप बता रहे हैं वो मैं कैसे अप्लाई करूँ? मेरा पासपोर्ट और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे होम ऑफिस के पास है। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, तो बिल्कुल आप पासपोर्ट और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के बगैर भी एप्लीकेशन होम ऑफिस में जमा करा सकते हैं। जब एप्लीकेशन जमा कराते हैं, कवरिंग लेटर में मेंशन करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी होम ऑफिस ने रिटेन किए हैं। तो जहाँ तक आपके स्टूडेंट वीज़े के ऊपर स्विच करने का ताल्लुक है, नहीं जी, अब ये आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर स्विच नहीं कर सकते। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाएं। हेलो, मलक साहब। जी जी, मुझे पूछना था, मेरा V1 टेस्ट और लास्ट जी के मेरे पास है, मेरा टाइम पूरा हो गया नेशनलिटी के लिए। अभी नेक्स्ट कमिंग वीक मेरे को जरा प्लीज आप ब्रीफली बता सकते हैं कि फॉर्म फिल करके मैं क्या, क्योंकि मैं लंदन से बाहर हूँ, तो क्या मैं इसको ये होम ऑफिस जो नेशनलिटी एंड सॉरी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट लोकल ऑफिस है, क्या उधर सबमिट कर सकता हूँ इसको? और दूसरी कि मेरे को जो प्रॉपर मेरा जो डॉक्यूमेंट्स और एवरीथिंग अलोंग टू द एप्लीकेशन फॉर्म में, क्या कोई ऐसा क्विक सर्विस, प्रीमियम सर्विस और कोई ऐसा है कि मैं थोड़ा क्विक कर दूँ? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, नेशनलिटी की एप्लीकेशन में कोई प्रीमियम सर्विस नहीं है। अगर नॉर्मल आज की डेट में एप्लीकेशन भेजते हैं, कोई 3 माह के अंदर अंदर होम ऑफिस वाले फैसला कर लेते हैं। तो अगर नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिवरपूल में एक डिपार्टमेंट है, उधर एप्लीकेशन जमा कराते हैं। वो एप्लीकेशन आपकी कंसीडर करके फ़ैसला करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ। मलिक साहब, मैं ईस्ट लंदन से नबील बात कर रहा हूँ। जी मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चंस थे आपसे। एक तो ये कि मेरा अभी लास्ट वीक में ILR अप्रूव हुआ है 10 इयर्स बेसिस पे। ठीक। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो मुझे ये पूछना था कि मुझे अपने बच्चों के लिए अप्लाई करना है, तो उनके लिए आई थिंक मैं स्ट्रेट अवे रजिस्ट्रेशन अप्लाई करूँगा। ठीक। और सेकंड मेरा ये था कि मेरी वाइफ लाइक मेरे साथ हैं लास्ट 9 इयर्स से। ठीक। एंड वो मेरी डिपेंडेंट हैं। ठीक। तो पहले मैं स्टूडेंट वीजे पे था, फिर मैं PSW हुआ, फिर मेरे HSMP मेरे साथ थी। ठीक। उनके लिए अब मैं स्टेट एज ILR के लिए होम ऑफिस में अप्लाई करूंगा या मुझे FLRM पहले करना पड़ेगा? प्लीज इन 2 क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके बच्चों का ताल्लुक है तो बिल्कुल आपको सही आइडिया है। बच्चों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जमा करानी पड़ती है। उसके लिए जो होम ऑफिस में एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ता है वो MN1 फॉर्म है। अगर वो फिल करके आप होम ऑफिस में भिजवा देते हैं तो मुझे पूरे यकीन है कि 3 माह के अंदर अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो जहाँ तक आपकी वाइफ के इंडेफिनेट का ताल्लुक है, तो जिस तरह मैंने पहले कॉलर के जवाब में बताया था कि जो लॉन्ग रेजिडेंसी का रूल है उसके अंदर डिपेंडेंट्स कंसिडर नहीं होते। तो अभी आपकी वाइफ को यही चाहिए कि वो FLRM के ऊपर अप्लाई करेंगी। उनको 2.5 ईयर्स का स्पाउस वीज़ा मिलेगा। उसी दौरान उनके 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 10 साल की बेसिस के ऊपर वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। जी, मेरे 2 क्वेश्चन है सर, छोटे छोटे। अगर यहाँ पे कोई बंदा स्पोज वीजे पे आता है तो उसको यहाँ पे 2 साल तो लाइफ इन UK नहीं पास कर पाता। अगर B1 के साथ वो अपने एक्सटेंशन करवा लेता है, उसको 2.5 साल का वीजा मिलेगा। उस 2.5 साल के खत्म होने के वीजे से पहले अगर उसका लाइफ इन UK पे पास हो जाता है तो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर बंदा यहाँ पे एक बंदा स्टूडेंट आता है, फिर यादी कर लेता है और इस कंट्री में 1 साल स्टूडेंट वीजे के कंप्लीट करता है, फिर उसको इंडेफिनेट मिलना होता है, 3 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है, तो फिर इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता है। सॉरी, ब्रिटिश। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो बिल्कुल अगर कोई बंदा स्पाउस वीज़ा की फर्दर एक्सटेंशन अप्लाई करता है सिर्फ इसी वजह के ऊपर कि उसका लाइफ इन UK टेस्ट नहीं हुआ, तो बिल्कुल जब उसको एक्सटेंशन मिल जाती है और साथ में लाइफ इन UK टेस्ट हो जाता है, वो फौरी तौर के ऊपर इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो 2.5 साल तक वेट करें। जिस दिन लाइफ इन UK टेस्ट हो गया उससे अगले दिन या उसी दिन एप्लीकेशन होम ऑफिस में भेज सकते हैं। तो जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, तो जो स्टूडेंट है जब उसकी शादी हुई, जब उसको स्पाउस वीज़ा मिला, वहाँ से जिस दिन उसके 3 साल कंप्लीट होते हैं उसके बाद वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए।
जी मलिक साहब, मेरी कॉल पहले भी ड्रॉप हो गई थी और सॉरी वो आपका मैंने आंसर ही नहीं सुना था। वो मैंने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू के लिए मेरा केस क्या हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि एक तो अगर रिफ्यूज हो गया तो मुझे क्या करना है, और दूसरा ये बताएं कि अगर वो राइट ऑफ अपील देते हैं तो राइट ऑफ अपील में कितने % चांसेस होते हैं, या उसका मेन मकसद क्या होता है राइट ऑफ अपील का। और अगर जज रिफ्यूज करता है तो उसके बाद मेरे पास क्या राय है वो ये बता दीजिएगा प्लीज। और मुझे ये बताया कि आपने एप्लीकेशन कौन सी होम ऑफिस में जमा कराई थी? वो तो मैंने आपको बताया ना, जैसे कि अभी वो लीगल एड वालों ने वो ह्यूमन राइट्स की तहत भेजी होगी, वो जो मेडिकल कंडीशन उन्होंने बताई है मेरी वाइफ को उन्होंने, और साथ में अभी तो 6-7 मंथ प्रेगनेंसी भी है। अच्छा। तो दोनों चीजें मिला के उन्होंने लीगल एड वालों ने केस किया है मेरा। अच्छा। तो अभी होम ऑफिस वालों को तो जवाब नहीं मिला, लेकिन वो अभी जुडिशियल के लिए गया मेरा केस। अच्छा, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अब डिपेंड करता है, अगर हाई कोर्ट से आपको अपील का राइट मिल जाता है तो बिल्कुल आप अपील कीजिएगा। अब अपील होने में कोई 4-6 माह लग जाते हैं, 4-6 माह के बाद कोर्ट की तारीख आएगी। तब तक अगर आपका बच्चा बॉर्न हो जाता है फिर आपका केस ज़्यादा स्ट्रांग है। इमिग्रेशन जज के पास जब जाएंगे वो सारे सर्कमस्टांसेस देखेंगे, आपकी वाइफ के मेडिकल के सर्कमस्टांसेस। अगर आपका बच्चा हो गया तो सेक्शन 55, फिर आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स पैराग्राफ 276 ADE, और ये सारे सर्कमस्टांसेस देखने के बाद जज आपके केस में फ़ैसला करेगा। तो अगर आपने अभी जुडिशरी रिव्यू के लिए अप्लाई कर रखा है तो मेरा ये मशवरा है कि पेशेंटली वेट करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे मालूम करना था कि मुझे डिस्कशनरी वीज़ा इशू हुई थी 2011 में आउट ऑफ इमिग्रेशन लॉ के उसमें। आया मुझे फिर डिस्कशनरी वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या फिर मुझे इंडेफिनिट का कोई चांसेस है? ठीक, और आपको आए भी यहाँ पे कितना फैमिली 4 है और हमको तकरीबन यहाँ पर 7 साल जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं जी, आपको फर्दर एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी, और जब आपके 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं 2011 के से काउंट करके, उसके बाद आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाई ही नहीं करते। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाए। जी फरमाए। हेलो जी जी, मैं आपसे बात कर रहा था, मेरी आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। आप अपनी टीवी की वॉल्यूम धीमी करके मुझसे बात करें। ठीक है जी, मैंने आपको पूछा ना, मैं 2007 में इधर आया था। अच्छा। तो मैं इधर 2007 दिसंबर में आया था। तो मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। मैंने ना 2011 में असाइलम किया था, तो मेरा अब रिफ्यूज हो गया है। फिर मैंने FLRO, ह्यूमन राइट्स पे सब पे मैंने एप्लीकेशन डाली, वो सारी रिफ्यूज हो गई। फिर मेरे सॉलिसिटर ने न्यू एप्लीकेशन डाली है, अभी कुछ दिनों पहले डाली है। तो मैं साइनो पे गई तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी न्यू एप्लीकेशन आपको मिल गई है? तो वो कह रहे हैं नहीं, हमें तो नहीं मिली, क्योंकि कह रहे हैं हमें 19 फरवरी को हमें सिर्फ कंसिडरेशन का मिला है। तो जबकि मेरी न्यू एप्लीकेशन है, तो वो पता नहीं क्यों नहीं देख रहे, और मुझे अब वो 24 मार्च को कह रहे हैं कि हम आपको टिकट देने के लिए आ जाएंगे। तो न्यू एप्लीकेशन को रिकंसिडरेशन पे डाल देते होते हैं, अच्छा। उसको कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपके वकील ने रिकंसिडरेशन के लिए एप्लीकेशन जमा कराई होगी, क्योंकि अगर न्यू एप्लीकेशन नहीं, उन्होंने एक कॉपी मुझे दी थी। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। उन्होंने एक कॉपी मुझे दी थी, वो मेरे पास कॉपी, वो मेरा बिल्कुल फ्रेश क्लीन है, जो बिल्कुल नया लाता से केस मैंने बना के डाला है, तो वो एक कॉपी मेरे पास है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था? नहीं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म तो नहीं फिल किया था। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, 2003 के बाद होम ऑफिस ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की थी। तो जो फर्दर सबमिशंस होती हैं या फिर कोई चिट्ठी होम ऑफिस को लिखते हैं, उसकी कानूनी तौर के ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती। वो होम ऑफिस की अपनी डिस्क्रिप्शन है कि आपका केस कंसीडर करें ना करें। तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि आपका पहले असाइलम रिफ्यूज़ हो गया, फिर ह्यूमन राइट्स की भी एप्लीकेशन सारी रिफ्यूज़ हो गई हैं, होम ऑफिस वाले अभी आपका केस दोबारा रिकन्सिडर नहीं करेंगे। तो अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, साथ में जो होम ऑफिस की फ़ी है वो पे करनी पड़ती है। जब एप्लीकेशन उनको मिलती है तो फिर होम ऑफिस वाले कोई 10 दिन के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट इशू करते हैं, 3 से 4 हफ्ते के अंदर आपके बायोमेट्रिक्स लेते हैं, उसके बाद केस के ऊपर फैसला करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैंने बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई किया हुआ था, किसी रीज़न की वजह से वो रिफ्यूज़ हो गया और मैंने अपील
भी रिफ्यूज होगा, अपर टर्मिनल में चला गया, वो भी रिफ्यूज होके आ गया है। अब मैंने फर्दर अपील के लिए डाला हुआ, लेकिन मैंने फ्रेश एप्लीकेशन के लिए मेंटेनेंस अभी मेंटेन कर दिए हैं, लेकिन अभी मुझे उस अपील के लिए जो अभी मैंने एप्लीकेशन डाला उसकी कोई रिप्लाई नहीं आई। तो मुझे किसी ने कहा कि अगर इसकी रिप्लाई आता है तो फिर आपको 50,000 वाली पाउंड्स वाली पे आपने नहीं जाना, आपने फिर 2 लाख वाली पाउंड्स वाली एप्लीकेशन के लिए आपने जाना है। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किस तरह के जाऊँ। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको चाहिए था कि जब पहले ही एप्लीकेशन भेजी थी किसी अच्छे से किसी सलाह मशवरा करके भेज देते। तो बहरहाल अभी यही है कि अभी अपर ट्रिब्यूनल वाले अगर आपका परमिशन रिफ्यूज़ कर देते हैं, उसके बाद आपके पास 28 डेज़ का टाइम है कि 28 डेज़ के अंदर आप दोबारा एक फ्रेश एप्लीकेशन जमा कराएं। तो अगर आप 50,000 वाले में करते हैं तो उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स आपको दोबारा सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, नए सिरे से कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी, क्योंकि जो पहले आपने कंपनी रजिस्टर कराई थी उसको 3 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है। तो अगर 2 लाख वाले में जाते हैं तो उसमें फिर ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपको नहीं प्रूफ देने पड़ते, ना ही जमा कराने पड़ते हैं। उसमें जो 2 लाख की बैंक स्टेटमेंट है वो भिजवा दीजिएगा, उसी से मसले आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आदिल भाई बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बात कर रहा हूँ। आदिल भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी मैंने किसी की बात भी सुनी थी FLRM से रिलेटेड। ठीक। मुझे अपनी वाइफ का एक्चुअली अप्लाई करना है, तो उसके लिए काइंडली मुझे बताएंगे प्लीज कि उसके लिए जो इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट है और लाइफ इन यूके इज दैट नेसेसरी। और दूसरा इससे से रिलेटेड था कि क्या मैं स्ट्रेट अवे विंडो पे जाके अप्लाई कर सकता हूँ अपनी मिसेस के लिए FLRM? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप अपनी वाइफ के लिए विंडो पे जाके एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं और उसी दिन होम ऑफिस वाले भी फैसला कर देंगे आपके केस के ऊपर। तो जो लाइफ इन द यूके टेस्ट होता है वो अभी नहीं, ज़रूरत होता है जब आपकी वाइफ इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगी तब लाइफ इन द यूके टेस्ट चाहिए होता है। अभी जब अप्लाई करते हैं तो उनको A1 लेवल का एक इंग्लिश एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे ये प्रूव होगा कि उनकी इंग्लिश में वो कम्युनिकेट कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मैंने शादी की थी स्टूडेंट से अगस्त में। ठीक। तो उसके बाद क्योंकि मेरी वाइफ का जो वीज़ा स्टूडेंट का था वो ख़त्म था, उसने सितंबर में एक्सटेंशन के लिए स्टूडेंट वीज़ा भेजा था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अच्छा। एक तो ये है कि दूसरा मसला है, क्या मैं उसको विथड्रॉ कर सकता हूँ उस जो एप्लीकेशन थी? ठीक। और आपका क्या स्टेटस है अभी? मेरा ब्रिटिश हूँ मैं। ब्रिटिश है, ठीक है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपकी वाइफ को विड्रा नहीं करनी चाहिए बल्कि फौरी तौर पे वेरिएशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए कि अभी उनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, अभी उनकी शादी ब्रिटिश नेशनल के साथ हो गई है और रादर देन स्टूडेंट वीज़ा वो स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहती हैं। तो होम ऑफिस वाले उनका जो केस होगा वो स्पाउस वीज़े के अंदर कंसीडर करेंगे और नया फैसला करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आई एम बेसिकली मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है एंड आई वांटेड टू नो व्हाट कोर्स आई नीडेड टू डू टू गो टू कंप्लीट द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अभी आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और वीज़ा कौन सा है आपका? वीज़ा भी पाकिस्तानी है। नहीं, यहाँ पे आपके पास कोई स्टेटस है कि नहीं है? Yes, it's an indefinite leave to remain, you know, the biometric residency one. Okay, and now you want to apply for nationality? It finishes in 2016, my passport. Okay, thank you for your call. Bilkul, if you want to apply for nationality, then of course you can apply. The main condition will be that you need to complete 5 years in this country and then you need to have life in the UK test and B1 English language certificate. Thank you for your call. नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम। मैंने अम्मी का वीज़ा अप्लाई किया था उस ज़माने में जब वो अपील का राइट था, तो वो रिफ्यूज़ हो गया विजिट वीज़ा। तो अब उन्हें अपील का राइट है, वो ओरल हियरिंग है 2 अप्रैल को। ठीक। तो अब वो जो भी उन्होंने रीज़न बताई थी कि जी हमें सेटिस्फाई नहीं है कि आप वापस जाएंगी दिस एंड दैट, लेकिन मुझे बेसिक एक क्वेश्चन इस हवाले से करना है। अब ओरल हियरिंग में क्या ये बेटर होगा मेरे लिए कि मैं वकील को लेके जाऊं या मैं खुद चला जाऊं डॉक्यूमेंट्स लेके? बिकॉज मेरा वकील के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था तो मैंने उसकी सर्विसेज कैंसिल कर दी। तो वकील इज लाइक चार्जिंग लॉट ऑफ मनी। तो मैंने एक बेसिक क्वेश्चन करना था, तो उस हवाले से आप मुझे प्लीज गाइड कर दें। थैंक यू। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल लाजमी नहीं है कि आप किसी वकील को लेके जाएं या कोई बैरिस्टर इंस्ट्रक्ट करें।
तो अगर आप खुद जाना चाहते हैं बिल्कुल चले जाइएगा। जाने से पहले किसी अच्छे वकील से मिल लीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कोर्ट में भेजने पड़ेंगे और होम ऑफिस को भेजने पड़ेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ कोर्ट में लेके जाएं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। नाज़रीन यहीं तक था आज का शो, 1 घंटे का वक्त था, बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया। आपके सामने जितनी ज़्यादा कॉल्स ले सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई हो तो अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे फिर यहीं पर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।